नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे उत्तराखंड के लोक कलाकारों की। एक कलाकार एक राज्य के लिए उसकी संस्कृति का वाहक होता है। उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार उस कलाकार के जिम्मे होता है। एक तरह से वो कलाकार किसी भी राज्य का कल्चरल एम्बेसडर होता है। लेकिन जब उस कलाकार के सामने आजीविका का संकट आकर खड़ा हो जाए तो सवाल यह है उसकी मदद को आगे कौन बढ़ेगा। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कई लोक कलाकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन आज कोरोना काल में उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में क्या उनकी मदद के लिए सरकार आगे आएगी? इसी पर आज देवभूमि डायलॉग पे हम बात करेंगे। कलाकारों पर कोरोना की मार, सुध लो सरकार। और दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा पे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ किशन महिपाल साहब, आप बहुत ही जाने माने लोक गायक हैं उत्तराखंड के, और साथ ही गीता उनियाल जी जो हमारे राज्य की बहुत ही फेमस लोक कलाकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में किशन महिपाल साहब आपसे कहूंगा, कितना मुश्किल समय है ये हमारे कलाकारों के लिए, क्योंकि उनकी पूरी लाइवलीहुड जो है वो मैं समझता हूं कि जो कल्चरल कार्य वो करते हैं अपने राज्य के लिए उसी पे टिकी हुई है। जी वैसे तो पूरे देश में ये समस्या है, आर्थिक स्थिति पूरे देश की डूबी हुई। तो लेकिन कलाकारों का जो एक कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनके रोजी रोटी कुछ और जरिए से भी होता है। किसी के फैमिलीज हैं, किसी के मम्मी पापा हैं, किसी के भाई बहन है, किसी की वाइफ है, तो उन लोगों का तो थोड़ा ठीक है। लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो केवल अपनी कलाकारी की से जो आजीविका लेते थे और उन्हीं से आश्रित थे। वो उन्हीं से उनकी बड़ी बड़ी फैमिली, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली देखी है मैंने कलाकारों की, मम्मी पापा भाई बहन, किसी की शादी करनी है, किसी क्या है, तो सारे पूरी मतलब उन्होंने अपने कलाकारी में पूरा इतना न्यौछावर कर दिया कि कोई और नहीं, इसी पे डिपेंड हो गए हो। लेकिन अभी जब पिछले कोरोना से जो पहली लहर थी, उस वहां से लेकर आज तक देखें तो बिल्कुल आजीविका बिल्कुल ठप हो गई। ना शूटिंग होती है, ना स्टेज शो होते हैं, और जो सिंगर्स हैं उनपे ये दिक्कत है कि वो अपना ना कब तक अपने जेब से पैसे लगा के गाना निकाले। एक साल से बहुत मुश्किल से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने निकाला होगा, जिनको सपोर्ट। लेकिन जो लोग अपने जेब से भरते थे उन्होंने अब गाना गाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो स्टूडियो को पे नहीं कर सकते इतना। 25-30 हजार रुपए एक गाने का स्टूडियो रिकॉर्डिंग में लगता है, फिर वही 1-1.5 लाख रुपए शूटिंग में लगता है। तो कब तक, कहाँ तक, कैसे करेंगे? और कंपनियां जो थी वो बैठ गई हैं, सीडी के बाद से तो लगभग बैठ ही गई थी। थोड़ा बहुत जो लोग फाइनेंसर थे, जो लोग कलाकारों के लिए सपोर्ट करते थे कि हमारी कंपनी है, आप इससे गाओ, हमारे चैनल से गाओ, यूट्यूब चैनल से गाओ, लेकिन वो फाइनेंसरों ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी भी खराब हो गई है। तो यहाँ तक कहूँ कि मतलब कलाकार ना बिल्कुल आज खाए तो कल क्या खाए वाली स्थिति हो गई मैं है। समझ गया, हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो गई है। लेकिन किशन महिपाल जी साहब, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद कुछ ऑफर किया था संस्कृति मंत्रालय या सरकार ने आपको कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको कैश मदद करना चाहते हैं? नहीं, देखिए मैं संस्कृति मंत्रालय से तो मैं तो दूर ही हूँ, क्योंकि मेरा ना रजिस्ट्रेशन है, ना वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। और मेरे जैसे बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम संस्कृति विभाग कलाकारों को क्या दे रहा है। पिछले एक साल से मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये गतिविधियां नहीं है, कलाकारों के टच में हम बहुत कम है। जो मेन मेन अपने खासे कलाकार हैं उनसे फोन पे बातचीत हो जाती है, बाकी तो शकल देखना दुर्लभ हो गया है कलाकारों का। तो अब मुझे नहीं मालूम संस्कृति विभाग के यहाँ जितने रजिस्टर्ड हैं उनको क्या मिल रहा है, या उनको कोई आर्थिक सहायता पैकेज मिल रहा है, कुछ कुछ, या राशन पानी जो भी है वो दे रही है संस्कृति विभाग, ये नहीं मालूम है। और बिल्कुल मैं लेकिन यहाँ जहां पर तक जरूर बता देना चाहूंगा कि लोग तकरीबन रजिस्टर्ड नहीं है। 6000 से ज्यादा लोग हमारे संस्कृति विभाग में, जो हमारे लोक कलाकार हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। और जाहिर है वो एक तरह से निर्भर करते हैं कि संस्कृति विभाग जो है उनको काम देता है तो उनको एक उनकी आजीविका बनती है। गीता उनियाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना मुश्किल है ये समय। वैसे तो पूरी दुनिया में इस समय कोरोना ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन जब मैं कलाकारों की बात करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ के कलाकार बहुत मेहनती हैं, मैं कहूँगा बहुत हिम्मत वाले हैं, और मैं दाद देता हूं, मैं सल्यूट करता हूं अपने राज्य के कलाकारों को कि बिना किसी मदद के भी वो एक से एक अच्छे गाने, एक से एक अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के लिए लेकर आते हैं।
उन लोगों के लेकर आते हैं जो अपने उत्तराखंड को प्यार करते हैं। लेकिन ये समय कितना मुश्किल है गीता जी। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये समय हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोरोना टाइम आया था, पिछले साल की बात है, उस टाइम पे हमें लगा था कि चलो ये थोड़ा-सा ही टाइम है, निकल जाएगा। और लेकिन ये है कि अब ये दोबारा ये समस्या आ गई है, तो अब तो कलाकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और पहले भी शायद सरकार ने हम लोग की किसी तरह से हमारी कोई हेल्प नहीं हुई है, और ना ही आज की डेट में हो रही है। कलाकार अपने आप कैसे अपने लिए पूरा कर रहा है, ये बात बहुत ही सोचनीय है। क्योंकि हम लोग कलाकार इतनी मेहनत से हम लोग काम करते हैं उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए। हम 2001 से मैं खुद काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, लेकिन अभी तक इतनी हिट फिल्में, इतने एल्बम्स हम लोगों ने करे हैं। उत्तराखंड संस्कृति के लिए हम पूरी तरह से निछावर है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें आज तक मतलब इतना भी सपोर्ट नहीं मिला कि हमारे लिए सरकार कोई योजनाएं चला ले चलो। और अभी तो इतना बड़ी समस्या है कि मतलब कोई कलाकारों की आजीविका के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि कैसे वो अपना घर परिवार चलाएगा, क्योंकि हम तो लोग पूरी तरह आपने से कहा आप 2000 से काम करती हैं गीता जी, आपको क्या लगा कि मतलब किस लेवल पे आप चाहती थी कि साहब गवर्नमेंट फोकस करे कलाकारों की ओर को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, पॉलिसी लेवल पे इस तरह के काम किए जाएं कि हमारे कलाकारों के लाइवलीहुड के लिए कुछ काम हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कलाकारों के लिए कम से कम सरकार को इतना तो करना चाहिए कि जैसे हम लोगों को तो अभी अपना भविष्य ही नहीं पता कि इस इंडस्ट्री, अभी तो चलो कोरोना काल आ गया है इसलिए अभी आर्थिक संकट ये हो गया है, लेकिन कलाकार वैसे भी बहुत ज्यादा गरीब एक तरह से कह सकते हैं हम लोग होता है। क्योंकि कलाकार को जैसे बाकी जॉब करते हैं, कोई सरकारी जॉब होती है, उनकी तो पेंशन होती है कुछ भी, लेकिन हम कलाकारों का कोई ऐसा पेंशन योजना तक नहीं है कि हम लोग 60 साल तक तो चलो अभी हम लोग यंग है तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक एज आने के बाद तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके बाद भी सरकार ने हमारे लिए मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग संतुष्ट हो जाए कि हम लोगों के आगे का जीवन कैसे चलेगा। मतलब बिल्कुल मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, और भी कलाकार हैं जो अपने इस उत्तराखंड इंडस्ट्री में हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, हम लोग इस चीज से बिल्कुल एक तो कोरोना की मार है, लेकिन किशन महिपाल जी आपको लगता है कि वो वातावरण हमारे राज्य में है? चलिए अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात एक तरफ हटा भी देते, एक ऐसा वातावरण हम अपने राज्य में क्रिएट कर पाए हैं कि हम एक अच्छे कलाकार को नर्चर कर पाएं, उसको तलाश पाएं, उसको एक मंच दे पाएं? यहाँ पे ना एक जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री नहीं है, तो कहाँ से कलाकार आगे बढ़ेगा? प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो क्या करे? अभी तो सारे बिखरे हुए हैं, सब अपने अपने जरिए से काम कर रहे हैं। जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी तब तक कोई कलाकार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आपने अभी कहा कि 6000 आर्टिस्ट है, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि उत्तराखंड में 6000 आर्टिस्ट है। तो इन 6000 आर्टिस्टों को काम कितना मिलता है और कितने लोगों को काम मिलता है? गिने चुने लोगों को काम मिलता है। माना गवर्नमेंट अगर कलाकारों को काम देता है, जैसे संस्कृति विभाग के थ्रू से काम मिलता है, तो कितने कलाकारों को मिला है? मैं तो गिने चुने 2-4 टीमों को देखता हूँ, बाकी कलाकार कहाँ है? कई ऐसे कलाकार है जो बोलते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन है लेकिन हमको कार्यक्रम नहीं मिलता है। तो इसका क्या है कि इंडस्ट्री नहीं है। जब इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, हमारे यहाँ ओनली सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री है, केवल ये म्यूजिक नहीं, तो इंडस्ट्री। इसके लिए तो मुझे अगर ये लगता है कि फिल्म हम सब इंडस्ट्री लोग भी बने तब जिम्मेदार है ना, बिकॉज हमारा जो अलगाव है या एक दूसरे से दूरी है, एक दूसरे के साथ खड़े ना रहना है, या एकजुट होना नहीं है, वो तो हमें ही नुकसान दे रहा है, यानी कलाकारों को नुकसान दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कलाकार समूह को कई बार हम लोग बोल चुके हैं, और जितने भी हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं कई बार ही बोला है हम लोगों को एक रहना पड़ेगा। सारे अलग अलग तितर बितर हो रखे हैं, और यहाँ पे इतने एसोसिएशन बने हैं फिल्म के नाम से, पता नहीं कौन अंधा अपनी रेवड़ी अंधों को बांटे वाली बात है। 2-4 मिल गए तो उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री बना दी, 2-4 इधर मिले उन्होंने। हर साल इधर कार्यक्रम होता है, हर साल सीएम साहब जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, फंड देते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होता है कौन सी इंडस्ट्री है क्या नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन ना कुछ। ये संस्कृति विभाग को करना वो चाहिए। पॉइंट आपने जो बोला ना कि ये सिंगर बेस्ड, इंडिविजुअल बेस्ड जगह बन चुकी है, बस यहीं से नुकसान शुरू हो गया है। अगर कलेक्टिव एफर्ट्स किए जाएं, मिलके काम किया जाए, एक दूसरे के साथ खड़ा रहा जाए, एक दूसरे की तारीफ की जाए। मैं तो ये भी नहीं देखता कि एक सिंगर दूसरे सिंगर का गाना शेयर करता है या नहीं करता। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, हमारे इंडिविजुअल्स की जो प्रॉब्लम्स है, जब तक हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक हम कैसे कलेक्टिव एफर्ट्स में इसको एक इंडस्ट्री का रूप दे पाएंगे? महिपाल साहब, ना इंडस्ट्री का मतलब, अब मैं सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप गीता उनियाल जी हैं, ऐसे कई आर्टिस्ट हैं
ढोलक वाला है, आपका ऑक्टोपैड वाला है, तबला वाला है, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, आप ये मानो एक सिंगर को काम मिलता है तो तब जाके 20-25 लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो स्टेज प्रोग्राम का हो, चाहे वो शूटिंग का हो। हीरोइन को भी तभी काम मिलता है, हीरो को भी तभी काम मिलता है जब सिंगर गाना निकालेगा। फिल्म इंडस्ट्री से मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप की जाए तो उद्योग होगा फिल्म का। उनको जो प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, दूसरा नहीं बना रहे, तो इससे हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे तो फिल्में कैसी बनेंगी। तो उसमें सब्सिडी जो देती है गवर्नमेंट देती है, ऐसा सब्सिडी का वो अभी बीच में एक बार सब्सिडी मिली थी कुछ प्रोड्यूसरों को, लेकिन यहाँ भी वही अंधा अपनी रेवड़ी अंधों को बांटे वाली बात है। जो मेन जिन लोगों ने अपने मेन मुद्दों पे फिल्में बनाई, जिन्होंने मेहनत करके फिल्में बनाई, उन लोगों को बेचारों को पैसा नहीं मिला। लोग मुंबई में फिल्म, उत्तराखंड की रूपरेखा पे फिल्म बना रहे हैं और यहाँ से 40-40, 50-50 लाख रुपए सब्सिडी लेके जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अन्याय है ना। जो लोग अपने सच्चे दिल से अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर इंडस्ट्री बन जाए, संस्कृति विभाग एक ऐसा कुछ ऐसा गठन हो, जो एसोसिएशन बनाया जाए, वो गवर्नमेंट के रूप में चलाया जाए, तब जाके इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे केवल अभी सिंगर ही चमकता है। अगर पर्दे के पीछे कोई हीरो अभिनेता रोल करता है तो गाने हिट होते हैं, बट वो हीरो कभी, सिंगर जाएगा तो सिंगर के पीछे सभी लोग ऑटोग्राफ लेने चले जाते हैं, लेकिन किसी फिल्म का, हमारे गढ़वाली फिल्म का हीरो जा रहा है ना, उसे कोई नहीं पहचानता। तो यहाँ पे आपको साबित होता है कि ये फिल्म नहीं, इंडस्ट्री नहीं, लेकिन ये म्यूजिक इंडस्ट्री है। वो मैं गीता उनियाल जी, क्योंकि वो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। गीता जी, आपको लगता है कि वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है इस राज्य में? आपको लगता है ना, एक एटमॉस्फेयर हम देते हैं, एक माहौल हम देने की कोशिश करते हैं, जिस माहौल में हमारे कलाकार आगे बढ़े, वो माहौल नहीं दे पाते हम? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे ये माहौल जो आप कह रहे हैं वो भी उस चीज की भी कमी है यहाँ पे। मतलब एक तो दो काफी चीजें हैं जो मिक्स हो रखी हैं। जैसे एक तो कलाकारों, खैर इनकी भी यूनिटी की भी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई बार एसोसिएशन बहुत सारी बनी हुई है उत्तराखंड में, लेकिन ये है कि वो सारी जो है वो एकजुट होने को भी तैयार नहीं है। यहाँ पे ये दिक्कतें भी हैं। और उत्तराखंड इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले आप सही कह रहे हैं कि हम कलाकारों में एकजुटता होनी जरूरी है, लेकिन सरकार के पास भी ये लोग कई बार गए हैं, लेकिन यही चीजें समझ में नहीं आती है कि मतलब क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, पंजाबी इंडस्ट्री हो गई, भोजपुरी इंडस्ट्री होगी, बाकी जगह देखो जितना हम लोगों ने काम किया, अगर हम इतना वहां काम करते तो शायद हमारी एक अलग ही मतलब एक अलग हम लोग जगह पे होते। लेकिन यहाँ पे हम लोग इतना काम करने के बाद भी हम वहीं पर हैं। नए कलाकार भी उसी लेवल पे हैं, जो जिन्होंने बहुत काम करा है वो भी उसी लेवल पे, मतलब सब बराबर है, कुछ ऐसा फर्क नहीं नजर आता मुझे। लेकिन यहाँ पे ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा कलाकारों के लिए। नहीं, लेकिन अगर किसी को फ्यूचर नहीं दिखाई देगा तो कौन इस जगह, मतलब इस सेक्टर में फिर कौन आएगा? नहीं, वही चीज है। मैं खुद आज देखो, मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने 2001-2 से मैं काम कर रही हूँ, और आज 2021 हो गया है। मैंने इसे एक फ्यूचर समझ के काम किया कि मैं उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए काम करूंगी। काफी एल्बमें करी, फिल्में करी, इतने साल हो गए मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आके अपना एक फ्यूचर बना पाऊंगी। अच्छा नाम तो हो गया है, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग जानते हैं और अच्छे से मतलब हम लोगों, लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट किस चीज के लिए हम लोग काम करें? फाइनेंशियल के लिए काम करें ना, हम लोग अपना घर पाल सके, अपना परिवार पाल सके, इस चीज के लिए हम लोग काम करें। मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड से, मैं भी इसी फील्ड से हूँ। अगर हम लोग सभी दोनों इसी फील्ड से, तो हम लोग कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे? अगर हम लोगों को आगे अपना फ्यूचर आज पता चल रहा है कि हाँ, अगर एफर्ट नहीं किया क्या आप लोगों ने अपने इंडिविजुअल बेस में बाकी कलाकारों से बात कर कि साहब हमें मिलके काम करना चाहिए, मिलके आवाज उठानी चाहिए? वो कहते हैं ना, एकता में ताकत है, वो भाव आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की क्या? नहीं सर, हम लोगों ने बहुत बार कोशिश करी है। मैं खुद इस चीज का कई बार, जो एसोसिएशन है उन लोगों ने बोला आप लोग हमारे साथ, सब लोग कलाकार हम लोग चलते हैं। हम लोग हर जगह जहां हम लोगों को वो लोग बोलते थे, हम लोग हर जगह वहां जाने को तैयार थे। लास्ट में क्या होता था, जब उन लोगों का बन जाता था एक एसोसिएशन जैसे सरकार के, उसके बाद क्या करते थे, वो कलाकार को साइड कर देते थे। हम लोगों को, जिन्होंने इतनी मेहनत करी हम लोगों के साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एकजुटता कलाकार, हम नहीं कहते थे इकट्ठे करो ये करो, हमने करा, लेकिन जब बन जाता था उसके बाद वो हमें साइड कर देते थे। ये सच्चाई है इस बात की। ओके, किशन महिपाल साहब, आपको आगे काम उन लोगों को करना था ना। ओके, किशन महिपाल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जब तक एक कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं होगा, वो भी जितने भी हमारे कलाकार भाई हैं या उनके सहयोगी हैं, तब तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है। नहीं सर, यहाँ पे इंडस्ट्री में सारे ग्रुप बने हुए हैं। इसका ग्रुप है, उसका ग्रुप है, इसका ग्रुप वहां नहीं जाएगा, उनको कमेंट नहीं करेगा, नहीं शेयर करेगा, उसका ग्रुप है, उसका, सब अपने अपने नदियां बहा के चल रहे हैं सब। यहाँ पे बिल्कुल इनका संगम कैसे होगा? इनके संगम करने के एक बार बहुत
बड़ी प्रयास करिए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर है अनुज जोशी जी, एक बार सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने किया था, लेकिन वो ढाक के तीन पात वाली बात है। फिर बाकी जाके सब पता नहीं क्यों कैसे। देखिए सर, मैं तो अपनी बात नहीं करता, मैंने तो अपनी लाइफ बनाई है म्यूजिक इंडस्ट्री में आके। मैं अगर लड़ता हूँ, मैंने संस्कृति विभाग से भी लड़ाई करी, उनके हक दिलाने के लिए किया। मैं सिर्फ अकेला ही चलता हूँ, इसलिए आज मेरा संस्कृति विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है। आप मुख्यमंत्री जी लेटर लिख के भी देंगे ना किशन महिपाल को भेजो प्रोग्राम में, तो भी वो मना करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि किशन महिपाल रजिस्टर्ड नहीं है हमारे यहाँ, तो हम नहीं भेज सकते। ये रूल है गवर्नमेंट का। और बाकी विदाउट रजिस्टर्ड सारे सिंगर जाते हैं, तो मैं तो अलग हो गया ना। लेकिन मैं आज भी लड़ता हूँ, नहीं, बट मैं अपनी आपके बात साथ नहीं ऐसा करता। ऐसा व्यवहार क्यों? बिकॉज आप बहुत आउटरेज रहते हैं, बहुत सरकार के उसमें बोलते हैं, इसलिए बहुत वोकल है, बस इसलिए। सेम यही कारण हो सकता है कि मैंने वो 300 की जगह 300 रुपए पर डे 6 दिन दिल्ली परेड में जाते हैं ये लोग, 6 दिन अपना खराब करते हैं, उनको 200-300 रुपए मिलता है, वो भी 2-2 साल बाद मिलता है। एक दिन का पैसा मिलता है और 2 साल बाद मिलता है। तो मैंने क्या किया, वो 300 से थोड़ा सा मैंने कहा बढ़ा दो पैसा, बात रखी तो 800 हो गया आज। लेकिन आज जिनके लिए मैंने काम किया वो कलाकार तो सब वही है संस्कृति विभाग में, मैं तो हट गया संस्कृति। लेकिन मैं आज भी, आप क्वेश्चन पूछ रहे, मैं आज भी बोल रहा हूँ। तो बट यहाँ पे यह है कोई, क्योंकि ना यहाँ पे सब स्वार्थी टाइप के लोग हैं। यहाँ पे उनको ये लगता है कि अगर हम यहाँ आवाज उठाएंगे, हम नजर में आएंगे, तो कल से हमको काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये जब तक ये कलाकारों के मन में स्वार्थ भावना खत्म नहीं होगी ना, तब तक इंडस्ट्री कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। नहीं, मैंने तो अपना जीवन, मैंने मतलब 40 साल गुजार दिया। मैंने ये देखा है कि अगर कोई कलाकार का गीत आता है तो साहब ये तो सारे कलाकारों के लिए खुशी का माहौल होना चाहिए कि हमारे भाई, हमारे मित्र का गीत आया है, आइए हम इसका प्रचार प्रसार में खूब ताकत लगाएं, हम इनको साथ दें। ये जब तक भावना नहीं आएगी तब तक आप, जो मैं जिस कलेक्टिव एफर्ट्स की बात कर रहा हूं, तब तक आप कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। नहीं सर, यहाँ पे है ही नहीं। एक सिंगर दूसरे सिंगर को देके जलता है। अगर एक सिंगर दूसरे सिंगर का गाना कोई लॉन्च होता है, कहता है अरे यार ये देखो यहाँ पे बेसुरा गा रहा है, ये भी देखो इसने ऐसा कर, मतलब कमियां निकालना शुरू करते हैं और कमेंट मारना शुरू करते हैं। आपको खुद नहीं लगता है कि मारेंगे ये हमारे जीन्स में है? जीन्स में ही है, मुझे लगता है। मैं तो बाहर विदेशों में भी प्रोग्राम किया है, लेकिन मैंने देखा है जो उत्तराखंडी खून है ना कहीं निकलता है, दिखता है वो। तो हमारे जीन में तो, लेकिन अभी जो यूथ जनरेशन है, जो आने वाले हमारे कलाकार हैं, उनको तो कम से कम अब इस चीज को हटाना चाहिए ना। और अब जिस तरीके से समाज चल रहा है, जिस तरीके से एजुकेशन चल रहा है, जिस तरीके से वो क्रिएटिविटी माइंड जैसे म्यूजिक में अभी लगा रहे हैं नए लड़के, उसी तरीके से वो अपने विचारों में भी करें चेंज, अपने भाव को चेंज करें, और सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हो जाए। चलो जो जिन्होंने पुरानों ने किया चलो वो तो कोई नहीं, उनका जीवन गया। लेकिन अभी जो आ रहे हैं कम से कम तुम तो, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यूथ जनरेशन में भी सबसे ज्यादा फ्रैक्शनबाजी है। तो कभी कभी दुख होता है कि क्या होगा इंडस्ट्री और का। वैसे भी मैं ये सोचता हूं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज रूप में काम करते तो शायद हमारा अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता। और आज कोरोना काल में भी आप देखिए, हम लोगों को एक हौसले की जरूरत है, एक अलग माहौल की जरूरत है। जो लोग कोविड से बाहर निकल कर आ रहे हैं उनको मैं समझता हूँ म्यूजिक थेरेपी बहुत काम कर रही है, और ऐसे में हमारे कलाकार कितना बड़ा रोल निभा सकते थे। तो गीता उनियाल जी, आपको, हाँ किशन महिपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था हमारे यहाँ DD1 है, आकाशवाणी है, हमारे संस्कृति विभाग ऑनलाइन क्यों नहीं करवाती प्रोग्राम। हमने ये बात भी रखी थी एक बार कि आप जितने आर्टिस्ट हैं, जो वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम हो, थोड़ा बहुत उनका खर्चा तो चल जाए कम से कम ऑनलाइन। तो ये पब्लिक के लिए नहीं, हमारे पास सब आजकल तो मुझे संसाधन है, लगता उसके है बाद भी अगर गवर्नमेंट इसमें रोल ना भी अदा करें, अगर हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक हम छोटी सी फी भी चार्ज करते हैं, लोग उसको देने को तैयार रहेंगे, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये मैं अभी मैंने कुछ कलाकारों से बात करी, इसके बारे में सोचा था। मैंने कहा क्यों ना हम ऐसा करें, जो हमारा ग्रुप है, जो हम स्टेज प्रोग्राम, जो मेरे साथ ढोलक बजाता है, मैंने कहा देखो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऑनलाइन वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, घर पे ही बैठ के करते हैं, 2-4 लोग इकट्ठे होके कुछ भी थोड़ा बहुत, अगर पब्लिक देगी, पब्लिक से मांगेंगे तो क्या करेंगे। तो अगर कुछ मिलेगा, खर्चा चलेगा। लेकिन अब इसमें भी यही है कि कई कलाकारों का है जी मैं तो तब आऊंगा जब मुझे 5,000 रुपये पेमेंट मिलेगी। मैं तो, अब वो सोचते हैं कि किशन महिपाल अपना फायदे के लिए कर रहा है कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ऑनलाइन। वही यही ये जो असली दिक्कत है ना किशन भाई। गीता जी, आपको लगता है, आपका तो 20 साल का अनुभव है, कि हम लोग के अंदर जो एक भाव है ना कि दूसरा आगे कैसे बढ़ गया, ये कहीं ना कहीं हमको बहुत पीछे धकेल रहा है, जबकि हमें उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसकी सक्सेस से सीखना चाहिए।
उसकी सक्सेस को आत्मसात करना चाहिए। मैं देखता हूं कि ये एक कमी जो है हमारे अंदर रच बस गई है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग तो एकजुट होने को तैयार हैं, लेकिन ये है कि हमें अभी तक यहाँ पर हमारा कोई एक ऐसा एक होता है ना, जैसे कहीं पर कोई एसोसिएशन होती है तो हम लोग वहां पे अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ अभी है ही नहीं कि हम लोग अपनी बात रख, क्योंकि मैं डायरेक्ट जाके सरकार के पास नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन एक ऐसा एक होना चाहिए कि एक टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो हम लोगों की बात वहां तक लेके जाए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग ठीक है, हम लोगों से राय ली, पूछा जाता है, ये है जो भी है, लेकिन ये है कि सरकार तक पहुंचते पहुंचते वो बातें बदल जाती हैं, और जो लास्ट में जो सरकार तक लेके जाता है बात, वो अपना ही फायदा समझ के, मतलब वो अपने लिए तो वहां पे चला लेते हैं, लेकिन जो बाकी जिन लोगों के लिए मुद्दे लेके जाते हैं वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे। तो वो काफी चीजें हैं यहाँ पे बोलने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने नहीं तो कई लोग हम ऐसे इससे हैं बाहर कि निकलेंगे या हम ऐसे ही रहेंगे? देखो, जब तक एकजुटता नहीं होगी हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये चीज तो इतने सालों से मैं खुद देख रही हूँ, क्योंकि कई लोग, सब लोग अलग अलग है, कोई इस दिशा में, कोई उस दिशा में, कोई एकजुट होना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे एक की एसोसिएशन, वो चाहते हैं कि अगर ये सब बन जाए तो मैं इसका लीडर मैं बन जाऊं। दूसरी एसोसिएशन है तो वो चाहते हैं कि ये एसोसिएशन कुछ बन जाए वहां पे तो मेरा नाम हो जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हम लेके अगर हम लोग चलेंगे तो शायद बहुत जल्दी सब कुछ बदलाव हो जाएगा और बहुत जल्दी इंडस्ट्री ग्रो करेगी जैसे बाकी जगह है। लेकिन यहाँ पे अगर ये मैं वाला हिसाब है तो अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ बदलाव हो पाएगा। और किशन महिपाल जी, मैडम ने भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की, पंजाबी इंडस्ट्री की बात की, सब वहाँ दूसरे कलाकारों को आगे लाने में, जो कलाकार ऑलरेडी सक्सेस्ड है वो दूसरे कलाकारों को आगे लाने में लगे रहता है। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर इसकी बहुत कमी है। हाँ जी, यहाँ पे दिक्कत तो है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कुछ भी है। मुंह के सामने तो सब मतलब बिल्कुल मक्खन वाली बात है, चापलूस टाइप के मैंने देखे हैं। और पीठ पीछे जितना उसको धकेला जाए उतना ये है कि छोड़ो ना उसको। अगर किसी का आजकल लगे ना, अभी नाम उसका नाम बढ़ रहा है तो समझो वो अपने दुश्मन पाल रहा है, अपने दुश्मन बना रहा है। तो ये वाली बात है। और जहां तक आपने कहा यहाँ से उभर पाएंगे, यहाँ से उभरने का एक ही तरीका है, जब सिंगर बेस्ड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सिंगर हूँ और मैं देखता हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं चूज करता हूँ डायरेक्टर कौन होगा, मैं चूज करता हूँ कैमरामैन कौन होगा मेरा, मैं चूज करता हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा, मैं चूज करता हूँ कि मेरा स्टूडियो कौन होगा, मैं चूज करता हूँ कि मेरा रिकॉर्डिस्ट कौन होगा। जिस दिन इस सिंगर के ऊपर कोई आएगा ना, तब जाके इंडस्ट्री बनेगी। मैं हालांकि एक सिंगर हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा अपने 21 सालों में, 22वां साल होने वाला है, 21 साल में मैंने ये देखा इस इंडस्ट्री में कि यहाँ पे जो सिंगर है ना उसी का दबदबा है। वो जो चाहे, उस हीरोइन चाहे तो वो बोलेगा, डायरेक्टर नहीं बोलेगा। अगर डायरेक्टर बोलेगा नहीं यार इस गाने में ये हीरोइन फिट है, तो सिंगर बोलेगा नहीं नहीं ये हीरोइन नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रोको। तो यहाँ पे हर चीज सिंगर का ही बोलबाला। स्टेज प्रोग्राम मिलता है तो सिंगर लीड करता है, 1 लाख रुपए सिंगर को मिलता है तो बाकी 30-40 हजार रुपए वो बांटता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर से कुछ ऐसा हो, गवर्नमेंट करे या फिर हम सारे कलाकार लोग मिलके एक ऐसा एसोसिएशन बनाए कि जिसमें लीड करे हर ऊपर ले, और जहां पे कोई भी गलती करता है तो उसको पनिश भी मिले। तो फिर मतलब उसको या इंडस्ट्री से बाहर। प्रोफेशनलिज्म, जब तक वो प्रोफेशनल एटीट्यूड आप अपने अंदर दिलाएंगे तब तक आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे, सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल, अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल है। ये ऐसा ही चलेगा, डायरेक्टर सिंगर बनाता रहेगा, सिंगर जिसको चाहे डायरेक्टर बना दे, जिसको चाहे कैमरामैन बना दे, जिसको चाहे एडिटर बना दे। बट वो जो तो यहाँ रिकॉग्निशन है ना सर, जो रिकॉग्निशन है गीता उनियाल जी, जो रिकॉग्निशन है ना हमारे कल्चर को, की जो वाइड रिकॉग्निशन होनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। मैं देखता हूँ जैसे बाकी स्टेट के मैं प्रोग्राम देखता हूँ वो हमें नहीं मिल पाती, ऐसा क्यों? हाँ जी, दोबारा। ये जो पहचान है ना, जो जैसे आपने भोजपुरी और पंजाबी इंडस्ट्री की बात की, उनकी एक ग्लोबल पहचान है, वो पहचान हमें नहीं मिल पाती, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भोजपुरी और पंजाबी जो इंडस्ट्री, इनके अपने खुद के चैनल्स हैं,
जो घर घर तक पहुंच रहे हैं आज की डेट में क्या है कि इनके जो चैनल है उनके वजह से लोग अपने घर में बैठे हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी देख सकते हैं कि हमारे पंजाबी चैनल में ये आ रहा है, हमारे भोजपुरी। लेकिन हमारी गढ़वाली इंडस्ट्री का कोई इस तरह से एक चैनल भी नहीं है कि हमारे जो यूट्यूब चलाते हैं वो यूट्यूब देख लेंगे, फेसबुक चलाते हैं वो देख लेंगे, इंस्टा चला, लेकिन जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो कहाँ से देखेंगे कि हमारे गढ़वाली इंडस्ट्री में कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सी एल्बम्स आ रही है, कौन से नाटक आ रहे हैं। आज तक कोई इस तरह से बहुत कम, मुझे लगता है दूरदर्शन में कभी एक दिन मौका मिलता होगा या एक कोई दूरदर्शन में अब शायद चैनल बन गया है, लेकिन ये है कि इतना उस तरह से नहीं है कि नहीं बिल्कुल गढ़वाली आता रहे, उसमें अपना पूरा कल्चर दिखाते रहे। इस तरह से चैनल्स होने चाहिए और हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं उन लोगों को एक लेवल मिलना चाहिए कि जैसे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में और पंजाबी इंडस्ट्री में क्या होता है, माना हुआ चेहरा होता है तो उनके होर्डिंग्स होते हैं और जगह जगह एड्स में उन लोगों को काफी मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फिर भी यहाँ उत्तराखंडी होने के बावजूद यहाँ कलाकार, हम लोग कलाकारी करते, फिर भी वहां से बाहर से आर्टिस्टों को लेकर उन लोगों के होर्डिंग्स या एड्स वगैरह उन लोगों को मौका दिया जाता है। उसकी तो भी प्रॉब्लम ये भी बहुत इसलिए फर्क पड़ता है है गीता जी, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे ना तो फाइनेंस की हमेशा दिक्कत आप लोगों को होगी। एक बार आप ऑर्गेनाइज बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलने लग जाएगा। नहीं सर भट्ट जी सॉरी, नहीं वही कह रही मैं, काफी चीजें हैं अगर हम लोग अपने ओके किशन महिपाल जी बोलिए। मैं ये कह रहा इसका ना सबसे बड़ा कारण है कि उत्तराखंड इंडस्ट्री का कोई सम्मान ही नहीं है। आप यहाँ पे बाहर के कलाकारों को बुलाओ और आप यहाँ पे 16-16, 20-20 लाख के कार्यक्रम करवाओ, उनको 5 स्टार होटल में बिठाओ, उनके पैसे उनके कमरे तक छोड़ के आओ। ये सम्मान बाहर के आर्टिस्टों को दिया जाता है, उत्तराखंड के आर्टिस्टों को नहीं दिया जाता है। मैं बद्रीनाथ से हूँ और चमोली में ओलिव जो स्कीम होता है उसमें एक कार्यक्रम होता है पर्यटन विभाग का, मैं उसका सदस्य भी था वहां पे। तो उन्होंने कहा किशन, तो वहां पे जो बाहर के कलाकार आए, मैंने इवन यहाँ देखा 8 लाख 9 लाख 10 लाख ये लाख, मतलब उनकी वीआईपी गाड़ी जा रही है, वीआईपी। और किशन महिपाल की जो टीम होती है ना, जो लोकल जो वहां पे बंदा है, उस लोकल बंदे को 35,000 रुपए पूरी टीम का दिया जाता है, जो देहरादून से 20-25 लोग जो सिमट गए। तो ये सम्मान मिलता है। आर्टिस्ट का ना मोरल डाउन यहाँ ही खत्म हो जाता है कि हमारे लोग हमारा ही सम्मान नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आप दिल्ली में जाइए, हमारे कि आपको बॉलीवुड की क्या जरूरत है भाई, यहाँ हमारे लोग गाएं, हमारे कलाकार एक से एक अच्छे सिंगर हैं, एक से एक रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, एक से एक अच्छे गीत उन्होंने लिखे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, वो जो पॉलिटिकल लेवल पे अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पर जरूरत है कि साहब हमारे राजनेताओं को भी समझना होगा भाई, एक बाहर वाले व्यक्ति पे आपने पता नहीं कितने 100 करोड़ खर्च कर दिए और वो गीत आज तक नहीं आ पाया, वो गीत आज तक नहीं आ पाया। लेकिन अपने कलाकारों को अगर आप इस तरह से ट्रीट करेंगे तो फिर कौन फ्यूचर में आएगा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, कौन हमारा कल्चरल एम्बेसडर बनेगा और क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे। सही बात है सर। नहीं तो फिर यही है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप लोगों को ये समझना होगा। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं सारे कलाकारों से, ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज आपके बीच में ग्रुपिज्म है, आप एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं, आप एक दूसरे को प्यार नहीं करते, आप एक दूसरे की सक्सेस सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, आप एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना चाहते, आप एक दूसरे की ताकत नहीं बनना चाहते, आप एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिस दिन हम ये उत्तराखंडी तय कर लेंगे कि हमारा भाई एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा सिंगर है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसके साथ ताकत लगानी है, उस दिन हम इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बना लेंगे और उस दिन शायद मुंबई से नहीं आएगा कोई, क्योंकि हमारा प्रेशर इतना रहेगा सरकारों के ऊपर। उस दिन जो किशन भाई आपने कहा ना, वहां पर हमारा कलाकार परफॉर्म करेगा, हमारे कलाकार को वो पेमेंट मिलेगी जो हम मुंबई वाले को देते हैं। बट सवाल है कि इस फीलिंग को कब समझेंगे हम। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हम 21 साल हो चुके हैं हमारे राज्य को बने। महिपाल साहब। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब ये कलाकारों को हम बार बार यही अभी आपके मैसेज के थ्रू से या फेसबुक के माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया से भी बहुत कलाकारों को समझाने की बहुत कोशिश करी है, 2-3 साल से कंटिन्यू हम बोल ही रहे हैं। लेकिन यही है कि जब तक, अभी फिर से मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर हमारे कलाकार, जो उत्तराखंडी इंडस्ट्री है, जो कलाकार की जगत है, तो अगर हम लोग नहीं मिले और नहीं सोचे, साथ में मिलके नहीं करेंगे तो तितर बितर हो जाएंगे और एक एक करके खत्म होते जाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, हम एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा खर्च करते हैं, हम बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं, तमाम तरह के नए नए तरीके हम आजमाते हैं। हम अपने जो कल्चरल एम्बेसडर हैं, जो हमारे लोकल कलाकार हैं,
उनको आधार बनाकर अपने एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करते? उनको आधार बनाकर सरकारें अपने विज्ञापन को आगे नहीं बढ़ाती? मैं जब था तब मेरे दिमाग में ये थॉट हमेशा रहता था, और जितने भी कलाकार थे, जो लोक कलाकार थे, मेरी हमेशा कोशिश रहती साहब उनको पुश करिए, वो गांव में जाके सरकार की स्कीम्स के बारे में बताएं, वो गांव में जाके लोगों को अवेयरनेस फैलाएं। आपको लगता है कि गीता जी ये भी एक विन विन सिचुएशन होती है? एक तरफ हम कह सकते हैं साहब हमारे पास बहुत कम बजट है, संस्कृति विभाग का बहुत बजट है, बट दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास जो बजट है अवेयरनेस फैलाने के लिए, बाकी कामों के लिए, वहां तो हम अपने लोकल कलाकारों को इंगेज कर सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड दे सकते हैं। गीता जी नहीं, बिल्कुल, आप जो आप बोल रहे हैं मैं उस सब चीजों से सहमत हूँ, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही सोच है। लेकिन ये बातें पहुंचाएगा कौन, बोलेगा कौन? हम लोग बोलते हैं, मेरी एक आवाज जो है वो नहीं, अगर कहाँ तक पहुंचेगी बताओ? इस चीज के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा ना। और अगर जैसे आप कह रहे हो कि हाँ, ये जैसे आपने बोला कि जैसे परफॉर्मेंस होती है तो बाहर से बुलाने वाली बात है, तो उत्तराखंड में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, आप उनसे करवाइए, उनको बुलाइए। यहाँ पे ये चीजें भी बहुत पॉलिटिक्स होती है इन सब चीजों में भी, क्योंकि हम लोग नोट करते हैं ना, कई बार जहाँ पे भीड़ इकट्ठी करनी होती है, जहाँ पे कुछ मोर्चा होता है, वहां तो हम कलाकार याद आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पे इस तरह के फंक्शंस होते हैं वहां पे हम लोगों को नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये कई चीजें हैं। और संस्कृति विभाग की भी बात रही तो मैं खुद ये चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कलाकार हूँ, फिर भी मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ। तो क्या मेरा क्या फ्यूचर है? क्योंकि अगर कई बार हम लोग बोलते हैं, सरकार तक ऐसे बात पहुंचती है कि नहीं कलाकारों को, तो वो लोग बोलते हैं जो रजिस्टर्ड है वो अपना ये दे दो, वो दे दो, ये भेज दो, हो जाएगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी तो यहाँ पे काम कर रहा है इतने सालों से उत्तराखंड ओके, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि अगर मैं एक कल्चरल एम्बेसडर बनना चाहता हूं, या मैं एक सिंगर बनना चाहता हूं, या मैं उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करना चाहता हूं, मेरा फ्यूचर क्या है? इस फ्यूचर की अगर गारंटी नहीं होगी तो आने वाले समय में तो हम अपने कल्चर को भूलने लगेंगे। गीता जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर हम लोगों को मतलब इस चीज की गारंटी नहीं मिलेगी तो हम लोग खुद ही, जैसे आज की डेट में इतने साल काम करने के बाद भी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं अभी एक सीरियस ये मुद्दा है कि मैं अभी कुछ टाइम से 7-8 महीनों से मैं एक बीमारी, मतलब एक मुझे प्रॉब्लम है, कोई कैंसर की मैं पेशेंट हूँ, तो मैं ये बीमारी झेल रही हूँ। लेकिन मेरे लिए इस टाइम पे भी मैं ये नहीं बोल सकती कि सरकार मेरे लिए कुछ हेल्प करने आ रही है या मुझे कुछ हेल्प दे रही है, क्योंकि हम लोग किसको बोलें, कहाँ बोलें? अपने आप ही करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना काल मुझे झेलना पड़ रहा है, एक ये बीमारी जो चल रही है उस चीज का सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। तो अब मेरा मन इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी है। सरकार तो कहती है कि हमने सबको आयुष्मान के अंतर्गत लिया है। उत्तराखंड में तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर होता तो मैं इस चीज में शामिल होती अगर ऐसा होता तो, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद हम लोगों का नाम तो होता ही ना उस चीज में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी जो आप जो बोल रहे हो, क्योंकि अगर उन्होंने करा कुछ थोड़ा बहुत अगर है भी तो संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड कलाकारों के लिए कुछ अगर उनकी अगर नियमावली जो है वो अगर अलाउ करती है तो वो आपके हॉस्पिटल्स के जो बजट्स, जो हॉस्पिटल में आपने पैसा दिया होता है उसको वो रीपेमेंट करते हैं। ऐसा है नहीं ना? सही बात है। आप ओके, ये जो पॉइंट है आप लोगों ने जो उठाया है, आई एग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, अगर इसे कहलाने के लिए बॉलीवुड के कलाकार को लाएंगे तो मुझे लगता है उत्तराखंड के कलाकार को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड का कलाकार ज्यादा अच्छी तरीके से इसको गा सकता है। बट अमूमन क्या है कि हमारे यहाँ पता नहीं ऐसी क्या सोच है कि हम अपने कलाकारों को बहुत डाउनग्रेडेड समझते हैं, और बॉलीवुड से जो कलाकार आता है उसको सोचते हैं ये भगवान का रूप है। हमें ये सोच बदलनी होगी। हमारे यहाँ का जो सिंगर है वो नंबर 1 सिंगर है, वो बेस्ट सिंगर है, वो केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वो देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति का एक सच्चा वाहक है। और किशन महिपाल साहब, मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम को जो हमारे हुक्मरान देख रहे हैं उनको भी ये सबक लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि कल्चरल डिप्लोमेसी कितना बड़ा फैक्टर होती है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आए, उन्होंने सारे देशों के साथ एक जो नया दौर शुरू किया उसमें सबसे ऊपर था कल्चरल डिप्लोमेसी का। यानी वो जहां भी जाते थे वो पहले इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते थे, इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात नहीं करते थे, या दूसरी बातें नहीं करते थे, वो हमेशा वहां के कल्चर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। तो जब
इस लेवल पे कल्चरल डिप्लोमेसी को सोचा जाता है, तो हम कब अपने कल्चर को बढ़ावा देंगे महिपाल साहब? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी जी तो सबसे पहले जहां जाएंगे वहां की वेशभूषा, वहां की बोली भाषा, उस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है। तो हमारे यहाँ तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ तो कलाकारों को जितना सोचना था सोच चुके हैं। पानी नाक से ऊपर आ गया है, अभी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये और डूबने की गवर्नमेंट नहीं स्थिति ना सोचती है, है तो आपने कहा नाक से ऊपर आ गया, डूबने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। हाँ, डूबने की स्थिति आएगी। तो देखिए, जो लोग अपने जीवन पार कर चुके हैं उनका तो क्या, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने लोक भाषा को कैसे संभालेगी, सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं, है, आने वाली लोक जो भाषा। जनरेशन है वो, अब जी हम, मुझे याद है हमने सुना था घुघुती ना बसा आमे की डाई माँ, इतना सुंदर जी गीत था ये। अगर हम सुनते जी नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते नहीं, हमें भी नहीं पता लगता। हाँ आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है इस गीत की, कि वो कब गाया गया और उसको हम आज भी याद रखते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भी याद रखेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इन चीजों को जिंदा रखना पड़ेगा। मैं गलत कह रहा हूं किशन महिपाल साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जहाँ की आपने लोक गाना भाषा और गाया ना, लोक संस्कृति। तेरो तेरो में साथ छियो पहला जन्म मा। क्यों लड़ी है। हाँ, वो आप सोचिए कि जी ये जो गीत हैं ये एक तरह का ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं जो आजीवन आपके साथ रहता है। तो एक कलाकार जी सिर्फ वो बिल्कुल। एक परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अपने गीतों में आपको बांध रहा है, आपकी भावनाओं में आपने बांध रहा है, अपने कल्चर में आपको बांध रहा है, अपने पोशाक से आपको बांध रहा है। वो एक तरह से देवभूमि उत्तराखंड की पूर्ण संस्कृति आपको दिखा रहा है। अब मैं आपसे आखिर में दो बातें कहना चाहूंगा, आगे का रास्ता क्या किशन महिपाल साहब? अभी तो फिलहाल जो मैं सोच रहा हूँ तो यही है कि जो मतलब मैंने आज तक जो दिया, मैं लोक गीतों पे काम करता हूँ, तो आज तक मैंने जो लोक गीतों पे रिसर्च किया है, जो उनको नए म्यूजिक के साथ पब्लिक को दिया है, बस आगे भी यही है। मैं, मेरी खोजबीन रहती है, गांव गांव जाता हूँ, गांव गांव जाके मैं बुजुर्ग लोगों से मिलता हूँ, बैठता हूँ, उनसे मैं झुमेलो चांचड़ी इस तरीके के जो मांगल गीत हैं उनसे मैं सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और उस पर काम करता हूँ, और मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। और यही है कि सिर्फ इतना जरूर है कि मैं कभी अपने बच्चों को लाइफ में कभी इस इंडस्ट्री में नहीं आने दूंगा, म्यूजिक इंडस्ट्री में। ये मैं बहुत उन्हें ये बहुत म्यूजिक में, खतरनाक मैं स्थिति है उन्हें, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में। नहीं सर, देखिए, अभी हम लोग जो कर रहे हैं, अभी जितना भी काम कर रहे हैं वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और इसके साथ हमारा जो प्रोफेशन है ये हमारा शौक था। गाना मेरा एक शौक था, और मुझे ऐसे शौक ही शौक में मैं अपने संस्कृति पे आ गया, और मैं अपने लुप्त होते लोक गीतों को खोज रहा हूँ, उनको निकाल रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं, अगर, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है, और जो सरकार का रवैया है कलाकारों के प्रति, जो हमारा समाज है कलाकारों के प्रति क्या सोचता है, क्या किस तरीके से, उस तरीके से नहीं लगता है कि अपने बच्चों को इसमें डालो। क्योंकि मैंने ऐसे आर्टिस्टों को देखा है जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट बेच के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। अभी देखिए ना बहुत क्या बहुत हुआ। बहुत दुख की मैं बात है, बहुत दुख की बात है। मैं 2000 से इस इंडस्ट्री में आया, मैं हूं तो मैं 98 से। मैं सर्व शिक्षा अभियान में डॉक्टर हटवाल जी के साथ, महेश भट्ट जी के साथ काम किया है। फिल्म में आस्था चैनल में मैंने 18 एपिसोड में मैंने काम किया है। मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा, उससे पहले तो मैं 97 से काम कर रहा हूँ। लेकिन जब से मैं उत्तराखंडी गाना गाना शुरू किया, ओरे सांगली, और ये जब सर्व शिक्षा, तो 2000 से मैं काम करना, तो 2000 से लेकर आज तक मैंने जितना काम किया, जो स्ट्रगल किया, मुझे नहीं लगता है कि मेरे बच्चे इतना झेल भी पाएंगे। हम लोगों ने तो बचपन में दुख दर्द गरीबी सब चीज देखा है, तो आज हम लोग कहीं कहीं ना कहीं हम सहन कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये आज के, मैं तो चाहूंगा ये अच्छे से पढ़े और अच्छे जॉब में लग जाए, क्योंकि यहाँ रहना मतलब स्ट्रगल करना। और कब क्या, मैं ये कह रहा था कि 2021 साल से जो पैसा मैंने बचाया, जो पैसा मैंने कमाया इंडस्ट्री से, वो एक साल भी नहीं लगा उड़ने में। ये पिछले बार कोरोना आया, 6 महीने का लॉकडाउन हुआ, 6 महीने में पता नहीं कहाँ गया वो पैसा। 20 साल की मेहनत, क्या क्या आप भविष्य होगा ठीक कह रहे हैं, कलाकारों बिल्कुल का। जब ज्यादातर मेरे लोगों जैसे ने अपनी आर्टिस्ट का ये सेविंग हाल है, निकाली है। जब मेरे जैसे आर्टिस्ट का ये हाल है, जो जिसको बोलते हैं कि यार भाई ये रॉक स्टार है, भाई ये तो किशन महिपाल है, नाम भाई इतना कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, ये पीठ पीछे, ये 21 साल की मेहनत 6 महीने में निकल के क्या बड़ा स्टार हो गया, और क्या बनाया स्टार। तो ये मैं म्यूजिक, जितना भी पब्लिक का प्यार मिला, वो सहयोग मिला, वो एक साथ साथ चलने का है। अगर कहीं रुक गया ना आदमी, अभी हमारे कोरोना में कितने हमारे इंडस्ट्री के लोग मर गए, क्या है उनकी फैमिली,
एक लड़का है, ब्रेन हेमरेज हो गया उसको, उसकी वाइफ कैसे खा रही होगी, कैसे पी रही होगी, मेरे तो समझ में बात नहीं आई। मुझे लगता है कि अभी एक सरकार यहाँ, ने एक अच्छी पहल की कि जो जर्नलिस्ट ने अपने लोगों को खोया उनको 5 लाख रुपीस देने की घोषणा मैं आज ही न्यूज़पेपर हाँ में पढ़ रहा था। जर्नलिस्टों के लिए और है मुझे सब लगता चीज है कि यहाँ, वही वही सबके योजना लिए पे है। संस्कृति विभाग को काम करना चाहिए और इसी तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उन कलाकारों को देना चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया है। बिकॉज जहां आप जर्नलिस्ट की मदद कर रहे हैं वहीं कलाकार की मदद भी कर रहे हैं। गीता उनियाल जी, मैं ऑर्गेनाइज होने की बात इसलिए कह रहा था, संगठित होने की इसलिए बात कह रहा था। आप जानती हैं हमारे यहाँ मांगल गीत का क्या महत्व है। आप सोचिए, आज हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, डिजिटल उत्तराखंड, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं। अब तो आपको फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है, आप डिजिटल माध्यम से अपने मांगल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और दूसरी चीज, जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहां पर सबसे ज्यादा हो रही है साहब, अगर आप इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले आए, बहुत सोच समझ के इसके लिए नीति बनाएं, तो आप एक बड़े पैमाने पे रोजगार भी दे सकते हैं अपने कल्चरल सेक्टर पे। गीता जी। हाँ जी, नहीं बिल्कुल आप ये वाली बात सही है कि डिजिटल माध्यम से हम लोग इसको एक दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अब एक रास्ता पता होना चाहिए ना कि किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। और क्योंकि अकेले तो एक आर्टिस्ट नहीं कर सकता ना ये चीजें, इसके लिए भी हम लोगों को सबको एक साथ होना पड़ेगा कि कोई अगर शो हो रहा है या कोई, जैसे अगर आजकल तो बाहर जाके शो नहीं हो सकते तो एक मीडिया के माध्यम से इस तरह से हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा कि, और यहाँ पे ये चीज की बहुत कमी है, लेकिन ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग इस चीज पे वर्क करें तो शायद आजकल मतलब जो आर्थिक संकट है थोड़ा सा तो कुछ हो पाएगा। ओके, मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब बहुत समय हमने बीता लिया है, कम से कम मुझे लगता है कि 21 साल बीत चुके हैं। हमें एकजुट होना चाहिए, एक आवाज़ बनना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं अपनी जो ये उत्तराखंडी संस्कृति है, जिसमें आप गढ़वाल की बात करें, जौनसार की बात करें, कुमाऊं की बात करें, इन सब को आगे ले जाने का बीड़ा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। हमारा जीवन भी हमारी संस्कृति को लेकर है, और अगर हम अपनी सांस्कृतिक बोध को नहीं बचा पाए तो शायद यह हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा, और इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकती है। तो आने वाली पीढ़ी को अगर हमें अपनी संस्कृति से जोड़ना है तो अपने कलाकारों को एक नई ताकत देनी होगी, एक नई सोच देनी होगी, एक नया माहौल देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग की इस खास पेशकश को देखने के लिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।